Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो अगेन टारगेट रहेगा DSSB के लिए। ठीक है, DSSB के लिए अपना टारगेट रहेगा। क्या देखेंगे इसके अंदर? हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जहाँ पर अपने जो एमसीक्यूज कैसे रहते हैं, ठीक है, एकदम टू द पॉइंट रहने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर्स अपने मिल जाएंगे। ठीक है, इजी भी रहते हैं एमसीक्यू, क्योंकि 2 आवर्स के अंदर आपको 200 के अंदर आपको 200 एमसीक्यू सोल्व करने होते हैं, तो काफ़ी इजी टू द पॉइंट आंसर्स रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसके अंदर कॉन्सेप्ट वाला कुछ रहता नहीं है। बाकी जो है क्लासेस जो है नॉट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ में DSSB के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो अपकमिंग क्लासेस के अंदर हम आगे और जैसे अदर सब्जेक्ट, नर्सिंग नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है, उनको भी यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। बेस्ट इंडिकेटर फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर ए चाइल्ड इज। ठीक है, एक बच्चे के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या रहता है न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगाने के लिए? चेस्ट सर्कम्फ्रेंस, मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट एंड वेट, या फिर हेड सर्कम्फ्रेंस। बेस्ट इंडिकेटर फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर ए चाइल्ड इज। तो देखिए, आपको पूछा है, चिल्ड्रन के लिए पूछा गया आपसे कि बेस्ट इंडिकेटर क्या रहेगा। तो बेस्ट इंडिकेटर बच्चों में जो रहता है वो रहता है ऑप्शन नंबर सी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट एंड वेट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO हैंडबुक, उसके अंदर इसका रेफरेंस मिलता है अपने को क्या, कि बच्चों के अंदर न्यूट्रिशनल स्टेटस का सबसे अच्छा तरीका है पता लगाने के लिए क्या? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट एंड वेट। तो इसे हम क्या मानते हैं? मोस्ट रिलायबल मेथड। नेक्स्ट MCQ, बियॉन्ड व्हाट एज एब्सेंस ऑफ सोशल स्माइल इज रिगार्डेड एज एबनॉर्मल। ठीक है, तो कौन सी एज के बाद में एब्सेंस अगर हो, सोशल स्माइल तब भी एब्सेंस हो, तो उसे हम क्या मानेंगे? एबनॉर्मल मानेंगे। 6 वीक, 12 वीक, 14 वीक, या फिर 18 वीक। तो क्या आंसर रहेगा? तो देखिए, ये करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 12 वीक। तो 12 वीक तक अगर सोशल स्माइल नहीं आ रही है, उस वहाँ तक भी जो है एब्सेंस रहती है, तो इसे हम क्या किस में काउंट करते हैं? एबनॉर्मल के अंदर काउंट करेंगे। तो जनरली ये कब देखने को मिलती है? तो जब बच्चे 1 to 2 मंथ्स के बीच में होते हैं, या फिर 2 मंथ तक ये जनरली क्या आपको देखने को मिलती है? अपियर हो जाती है सोशल स्माइल। मगर जो है 12 वीक के बाद भी अगर अपियर नहीं हो रही है, 12 वीक तक अपियर नहीं हो रही, इसे अपन फिर ऑटिज्म का अर्ली साइन मानेंगे। ठीक है, अब्सेंस ऑफ सोशल स्माइल, या इसे हम समझ सकते हैं अर्ली साइन ऑफ ऑटिज्म। तो बच्चे में क्या होगा? ऑटिज्म डेवलप हो सकता है आगे फ्यूचर में। नेक्स्ट MCQ, अगर ये जो है 6 मंथ तक डेवलप नहीं हो रही है, तो अगर 6 मंथ तक नो सोशल स्माइल, तो इसे हम क्या देख सकते हैं आगे फ्यूचर में? इसको क्या हो सकता है? ऑटिज्म। नेक्स्ट MCQ, प्रीमी ग्रेविडा विथ फुल टर्म complaints of faintness on laying down and she feels when turns to side or sitting position, this is due to। ठीक है, एक जो प्रीमी ग्रेविड है, जो नियर बाई टर्म है या फिर एकदम टर्म हो चुकी है, ठीक है, अभी वो टर्म डिले वाला 37 वीक के पास में है, वो कंप्लेंट्स कर रही है, उसको जो है फेंटनेस फील हो रहा है लाइंग डाउन पोजीशन के अंदर, एंड सी फील्स वेल, और वो अच्छा महसूस करती है जब वो दूसरे साइड पोजीशन लेती है, या फिर जब वो सिटिंग पोजीशन में होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, IVC कंप्रेशन की वजह से, इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, या फिर आफ्टर हैवी लंच की वजह से हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है, इसे हम क्या बोलते हैं? फेंटनेस फील हो रहा है लाइंग डाउन के अंदर, इसे हम बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम।
या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो जब लेट प्रेगनेंसी की बात होती है, जब यूट्रस जो क्या रहता है, ग्रेविड रहता है, वो क्या करता है, जो आईवीसी जो होती है, इन्फीरियर वेना के बाद जो होती है, उसको क्या करता है, कंप्रेशन लेके आता है उसके ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से होगी नहीं, जिसकी वजह से उसको क्या होगा, फेंटनेस फील होगा। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू। और ऐसे पेशेंट में क्या रहता है, टेकिकार्डिया भी होता है, सिंकोप की कंडीशन आती है। कंडीशन क्या है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। बाकी जो है ये जो है बहुत ही जल्दी रिस्टोर भी हो जाती है, अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो पेशेंट को जो है ठीक महसूस होने लगता है। तो पोजीशन कौन सी होती है, लेटरल पोजीशन, और मोस्ट कॉमन लेफ्ट लेटरल पोजीशन। राइट लेटरल भी नहीं है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो है मोस्ट कॉमन रहती है। बेस्ट पोजीशन कौन सी मानी जाती है लेट प्रेगनेंसी में, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट एमसीक्यू। विच स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट हम यहाँ पे यूज में नहीं लेंगे, कोल्पोस्कोपी, एचपीवी डीएनए, पेप स्मीयर, या फिर वीआईए। वीआईए की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड, इसे हम कहते हैं वीआईए। तो ये भी क्या होता है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो सर्वाइकल कैंसर या फिर जो सर्वाइकल लीजन्स को यहाँ पे पता लगाने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो वीआईए को भी यहाँ पे करते हैं, एचपीवी डीएनए को भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है, पेप स्मीयर भी हम यहाँ पे करते हैं। तो कौन सा नहीं करेंगे, राइट आंसर क्या रहेगा, कोल्पोस्कोपी। तो कोल्पोस्कोपी है वो यहाँ पे सिंपली विजुअलाइज करता है किसको, सर्विक्स को, ठीक है। और साथ में वेजाइनल वॉल्स को भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो ये यहाँ पे जो है स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो बाकी एचपीवी, पेप स्मीयर, वीआईए, ये क्या है, सारे सारे स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इन तीनों को हम क्या कहेंगे कंबाइंड के अंदर, इन्हें हम कहते हैं एचपीवी ट्रायाज स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट एमसीक्यू। कंफर्मेटरी कौन रहता है, बायोप्सी। द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ डिस्टोसिया डिस्ट्रोफिका सिंड्रोम एक्सेप्ट। सभी के सभी क्या है, फीचर्स है किसके, डिस्टोसिया डिस्ट्रोफिका सिंड्रोम के, एक को छोड़ के। द पेशेंट इज स्टोकली बिल्ट विथ शॉर्ट थाई, दे हैव नॉर्मल फर्टिलिटी, एंड्रॉइड पेल्विस इज कॉमन, ऑफन हैव डिफिकल्ट लेबर। तो देखिए, जो पेशेंट यहाँ पे जो है डिस्टोसिया डिस्ट्रोफिका सिंड्रोम जिनमें होता है, उनमें क्या रहता है, शोल्डर कैसे रहते हैं, ब्रॉड रहते हैं, थाइज कैसी रहती है, शॉर्ट थाइज देखने को मिलती है, ठीक है। ओबेसिटी होती है, मेल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पेल्विस कैसा होता है, एंड्रॉइड टाइप का होता है उनके अंदर। और दूसरा पेशेंट जो उनमें जो है क्या देखने को मिलता है, प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन भी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। डिस्मेनोरिया भी होता है, ओलिगोमेनोरिया भी देखने को मिलता है, इरेगुलर पीरियड भी देखने को मिल सकता है। तो सारे के सारे क्या है, फीचर्स हैं। तो कौन सा एक फीचर यहाँ पे नहीं है, आंसर क्या रहेगा, इनफर्टिलिटी। नॉर्मल फर्टिलिटी यहाँ पे जो है नहीं देखने को मिलती है, ठीक है, इस कंडीशन में। तो ऐसी फीमेल कैसी होती है, सब फर्टाइल। तो नॉर्मल इनफर्टिलिटी नहीं होती, सब फर्टाइल होती है, ठीक है। उसके जो हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मेल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा हेयर्स का, ठीक है। जैसे मेल में हेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इस सिंड्रोम के अंदर। सिंड्रोम सिंड्रोम कौन सा है, डिस्टोसिया डिस्ट्रोफिका सिंड्रोम। नेक्स्ट एमसीक्यू। कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज परफॉर्म्ड इन, ठीक है। एआरएम जो है कब परफॉर्म करते हैं अपन, इंट्रायूट्राइन डेथ में, मैटरनल एआईडीएस के अंदर, पॉलीहाइड्रोमनियास के अंदर, या फिर जेनाइटल हार्पिस के अंदर। कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कौन सी कंडीशन में किया जाता है,
तो देखिए बेस्ट आंसर अपना क्या रहेगा, पॉलीहाइड्रोनियस। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोनियस के अंदर जो है कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से के अंदर हम यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं, इसको हम कॉन्ट्रा इंडिकेट माना जाता है कि ये क्या कोज कर सकता है। देखो मैटरनल एचआईवी के अंदर, ठीक है, मैटरनल जो एड्स वगैरह है, ठीक है, उनके अंदर यहाँ पे इसको जो है कॉन्ट्रा इंडिकेट रखा जाता है। दूसरा ये जो है एक्टिव जेनिटल herpes इन्फेक्शन, तो इनके अंदर क्या रखा जाता है, इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन रखा जाता है। ठीक है, या फिर इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ हो गई है, वहां पर भी इसको क्या रखा जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं। तो बेस्ट आंसर आपको पूछा गया परफॉर्म किस में करना है, तो पॉलीहाइड्रोनियस की कंडीशन में इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ओलिगोहाइड्रोनियस होगा तो क्या हो सकता है, ओलिगोहाइड्रोनियस होगा तो क्या होगा, फीटस जो है वो उसमें क्या देखने को मिलता है आपको, कंप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लेसेंटा का जो है अब्रप्शन हो सकता है कंप्रेशन की वजह से, तो बेस्ट आंसर पॉलीहाइड्रोमियस। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART देयर इज ए नीड टू स्टिमुलेट द ओवेरीज टू प्रोड्यूस मोर देन वन मेच्योर ओवा। एक ऐसी टेक्निक होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, ART। उसके अंदर क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ओवेरीज को, ताकि वो क्या करे, ज़्यादा ओवा को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सके, मतलब एक से ज़्यादा मेच्योर ओवा को क्या करे, प्रोड्यूस करे। द ड्रग कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पजेज, अब यहाँ पे इस कंडीशन में कौन सी हम ड्रग को यूज में लिया जाता है, तो देखिए ब्रोमोक्रिप्टिन, क्लोमिफेन, प्रोवेरा या फिर एस्ट्रोजन। कौन सी ड्रग को हम यहाँ पे काम में लेंगे, तो देखिए बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ऐसी ड्रग जो ओवेरियन स्टिमुलेशन हो। ठीक है, या फिर जो क्या करे, प्रमोट करे ओवुलेशन की प्रोसेस को, तो कौन सी ड्रग होती है ये होती है क्लोमिफेन सिट्रेट। ठीक है, क्लोमिफेन, तो क्लोमिफेन जो है यहाँ पे बेस्ट ड्रग मानी जाएगी। तो जो ART जो होती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसमें क्या करते हैं कि जो ओवा है, जो मेच्योर ओवा है, उसको क्या करते हैं अपन बाहर निकालते हैं, फर्टिलाइज करते हैं आउटसाइड द फिलोपियन ट्यूब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में आफ्टर फर्टिलाइज आफ्टर 48 आवर्स ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इट इज़ री इंसर्टेड इनटू द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये जो टेक्निक होती है उसे अपन बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट MCQ, ए फीमेल रिपोर्टेड विद एक्सेसिव वोमिटिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ कंप्लीट मोल। ठीक है, एक्सेसिव वोमिटिंग हो रहा है उसको, और कंप्लीट मोल का यहाँ पे साइन सिम्टम्स आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंप्लीट मोल, तो कौन सा यहाँ पे फॉलोइंग ऑप्शन है वो कंप्लीट मोल के बारे में ट्रू स्टेटमेंट है। डिक्रीज HCG लेवल, HCG का लेवल कम होना, इट विल बी ट्रिप्लोइड, द जीनोटाइप विल बी 46XX, हाइट ऑफ द यूट्रस लेस देन गेस्टेशनल एज। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है एकदम, तो देखो जो कैरियोटाइप होता है, कंप्लीट मोल के अंदर और पार्शियल मोल के अंदर अलग अलग टाइप के आपको कैरियोटाइप देखने को मिलते हैं। तो कंप्लीट मोल के अंदर कैरियोटाइप कितना होता है, 46XX। ठीक है, और जो पार्शियल मोल है उसमें कैसा कैरियोटाइप देखने को मिलता है, 69XXY। ठीक है, पार्शियल मोल जो है काफ़ी रेयर होता है, और जो कंप्लीट मोल है वो कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, और बीटा HCG का लेवल कंप्लीट मोल के अंदर क्या रहता है, हाई रहता है, और बीटा HCG पार्शियल मोल के अंदर क्या रहता है, लो रहता है इन कंपेरेटिवली टू कंप्लीट मोल। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, द जीनोटाइप विल बी 46XX। जीनोटाइप भी बोल दो या फिर इसको बोल दो कैरियोटाइप बोल दो। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स की इन सबकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइपिंग।
और इसके अंदर जो है कंप्लीट बॉल के अंदर फीटस क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। फीटल वेसल्स भी क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। ठीक है, प्लेसेंटा भी क्या रहती है, प्रेजेंट नहीं देखने को मिलती है, फिर डिफ्यूज देखने को मिलती है। ट्रोपोप्लास्टिक हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है यहाँ पे। तो कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल फिर कभी हम पढ़ेंगे आगे, जब कभी नॉट सेट की क्लासेज होगी तब, क्योंकि ये सब सारे जो एमसीक्यूज हैं इनके जो डीप डीप में जो पूछा रहता है ये तो सुपरफिशियली एकदम। ठीक है, मगर डीप से पूछता है कौन, नॉट सेट आपको डीप से पूछता है, तो ये सब सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं जो आपका अपकमिंग एग्जाम उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए पार्टोग्राम इज प्लॉटेड इज रेगुलर इंटरवल आफ्टर सीएम या फिर सेंटीमीटर डायलेशन। ठीक है, पार्टोग्राम को जो है वो रेगुलर इंटरवल्स के साथ में हम प्लॉट करते हैं, तो कब करते हैं उसको, 5 सेंटीमीटर से, 8 सेंटीमीटर से, 4 सेंटीमीटर से, या फिर 6 सेंटीमीटर से। तो देखो, पार्टोग्राम को यहाँ पे जब हम यहाँ पे सर्विक्स डायलेट हो जाता है 4 सेंटीमीटर तक, वहाँ से हम इसको फिर बाद में रेगुलरली इंटरवल्स के साथ में हम जो है प्लॉटेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये किसका डायलेशन शो करता है, ठीक है, तो सर्विक्स का जो है 4 सेंटीमीटर का डायलेशन से हम क्या करते हैं, लेटेंट फेज को या तो एंड होना, या फिर जो है लेटेंट फेज का 0 से 3 सेंटीमीटर तक सर्विक्स यहाँ पे डायलेशन कितना जो होता है, 0 से 3 होता है। तो या तो लेटेंट फेज एंड, या फिर सर्विक्स डायलेटेड 4 सेंटीमीटर। इसको जो एमसीक्यू को ये भी बता सकते थे, ऑप्शंस के अंदर आपको दे रहे थे लेटेंट फेज एंड। ठीक है, या फिर जैसे एक्टिव फेज जैसा जहाँ से बिगिंस होती है, ठीक है, 4 to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वहाँ से मतलब एक्टिव फेज बिगिंस के साथ में पार्टोग्राम को हम क्या करते हैं, प्लॉट करना शुरू कर देते हैं। मतलब 4 सेंटीमीटर से हमें इसको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। और इसका रेट क्या रहता है, 1 सेंटीमीटर 1 आवर से इसको हम यहाँ पे आगे फर्दर स्टडी करते रहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, एन एंटीनेटल मदर इज एडमिटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ एक्लेम्सिया, व्हाट विल बी द लोडिंग डोज ऑफ MgSO4 गिवन टू द पेशेंट। अब आपसे पूछ लिया गया कि लोडिंग डोज क्या हो देना है अगर एक मैटरनल जो है उसको क्या हुआ है, एक्लेम्सिया आ रहा है, तो उसको लोडिंग डोज पूछिए आपसे, MgSO4 कितना दोगे। 4 ml in 16 ml NS, 8 ml in 12 ml NS, 6 ml in 14 ml of NS, या फिर 2 ml in 18 ml of NS। तो देखिए, दो रिजमिन होते हैं, एक रिजमिन होता है इंट्रामस्कुलर जिसे हम बोलते हैं प्रीचार्ड रिजमिन, एक होता है इंट्रावेनियस जिसको हम बोलते हैं जुस्पान और सिबाई रिजमिन। तो हमें क्या देना है, लोडिंग डोज देनी है हमें, तो लोडिंग डोज कितनी होती है इसकी, 8 ml इन 20 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन, ये इसकी क्या रहती है, लोडिंग डोज रहती है। इसमें 8 ml तो क्या होता है, 8 ml होता है इसके अंदर MgSO4, और 12 ml इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल सेलाइन देखने को मिलता है, वो भी कितना, 0.9%। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये क्या करेगा, सीजर को प्रिवेंशन करता है। सीजर को प्रिवेंशन कैसे करेगा, वेजो डायलेशन करेगा ब्रेन के अंदर, जिससे ब्रेन को अच्छी ब्लड सप्लाई मिलेगी, तो अच्छी ब्लड सप्लाई मिलेगी तो फिर कन्वर्जेंस वहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट नहीं है MgSO4। ठीक है, कई बार ऐसे ऑप्शन आता है कि MgSO4 इज ड्रग के बारे में ऑप्शन में रहता है एंटी कन्वर्जेंट, तो सब पढ़े होते हैं। ठीक है, एक्लेम्सिया में क्या आते हैं, सीजर आते हैं, तो सीजर यहाँ पे MgSO4 को प्रिवेंट करता है। तो ठीक है, सीजर मतलब कन्वर्जन, तो एंटी कन्वर्जेंट करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम भी जब कोचिंग के अंदर से क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं तो उसके अंदर ऑप्शन डाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि फिर भी जो है बच्चे उसको करेक्ट कर देते हैं, तो उसको जो करेक्ट नहीं करना है। ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट नहीं है ये क्या करता है, वेजो डायलेटरी इफेक्ट होता है इसका ब्रेन में, जिससे जो है वहाँ के ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होती है, जिससे सीजर रुकना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑल आर द कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज एक्सेप्ट, सभी के सभी क्या है, कॉज हैं एंटीपार्टम हेमरेज के एक्सेप्ट प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा, या फिर बैटलडोर प्लेसेंटा। तो देखिए, कोज पूछा गया है एंटीपार्टम हेमरेज का, तो उसमें क्या होता है, देखो प्लेसेंटा प्रीविया भी होता है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा भी होता है, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा भी होता है, कौन सा नहीं होता है, बैटलडोर प्लेसेंटा। ठीक है, तो बैटलडोर प्लेसेंटा जो होती है वो एब्रेप्सियो प्लेसेंटा सॉरी एंटीपार्टम हेमरेज को यहाँ पे कोज नहीं करती है। ठीक है, तो इसकी जगह हम किसको ले सकते हैं, वैसा प्रीविया।
ठीक है, वैसा प्रीविया भी जो है एंटीपार्टम हेमरेज कॉज करती है। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर एग्जाम। जैसे इसके अंदर क्या है, देखो दो पोर्शन बनाए जाएंगे आपके, ठीक है। तो उनके अंदर क्या रहेगा, ठीक है, देखिए एक तो नर्सिंग का पोर्शन रहता है, एक रहता है नॉन नर्सिंग का पोर्शन। तो उसमें क्या है, देखो जनरलाइज्ड हिंदी कोर्स प्लस 20 DSSSB एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज जो हमने अभी लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। ईच टेस्ट हैज़ 10 सेक्शन। हर एक टेस्ट के अंदर जो 10 सेक्शन रहेगा, जैसा आपका पेपर होगा वैसा ही आपको सेक्शन बना के हमने ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और सेशन में कितना रहता है, 200 MCQs आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ में इसमें जनरल हिंदी के MCQs भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेस्ट कैसा रहेगा, ये टेस्ट रहेगा लाइव टेस्ट, ठीक है। लाइव अगर आप ना ही नहीं दे पाते हैं तो उसके बाद में आप इसको जो है मल्टीपल टाइम्स तक असेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिसका लाइव मिस हो गया तो वो आगे नहीं दे पाएगा, आगे भी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। क्या है नंबर हमारा? 9588856774 पे आप कभी भी मैसेज कीजिए, 24/7 आपको यहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा। आपकी जो भी क्वेरीज है उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन करने का हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मोस्ट कॉमनली रिजल्ट इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, अगेन आपको बता रहा हूँ मैं, पीवाईक्यू है। तो वन लाइनर्स जो है यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको एग्जाम के अंदर। तो पूछा गया आपसे कि कौन सी फॉलोइंग कंडीशन जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज करती है, फिर जिससे मोस्ट कॉमन रिजल्ट देखने को मिलता है, क्या? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एम आई एथेरोस्क्लेरोसिस, रीनल फेलियर, या फिर डायबिटिक मेलिटस। तो कोरोनरी आर्टरीज जो है यहाँ पे मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से देखने को मिल रहा है? एम आई एथेरोस्क्लेरोसिस, रीनल फेलियर, या फिर डायबिटिक मेलिटस। तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन नंबर बी क्या रहने वाला है? राइट रहेगा। तो देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर होता क्या है, तो जो कोरोनरी आर्टरी जो होती है उनमें क्या होता है, कोई ब्लॉकेज आ जाता है या फिर नेरोविंग हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो एक प्रकार से इसमें क्या है, नेरोविंग हो जाना इनका, या फिर ब्लॉकेज, जिसकी वजह से जो कंडीशन लीड होती है वो क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो इस कंडीशन में जो है ये जनरली किसकी वजह से देखने को मिलता है? तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से देखने को मिलता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पे जो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, फिर मैं कहूँ जो प्लेक्यूज होते हैं वो आर्टरी के इनसाइड डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लेक्यूज, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। तो कोलेस्ट्रॉल जो प्लेक्यूज होते हैं वो यहाँ पे आर्टरीज के अंदर डिपोजिशन देखने को मिलता है, जिससे क्या लीड होता है? ब्लॉकेज या फिर नेरोविंग होती है आर्टरी के अंदर। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कंडीशन क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट देखिए एमआई जो है वो खुद कोज होता है। उसका कोज क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मतलब अगर लंबे टाइम से अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज किसी पेशेंट को, ठीक है, सीएडी है, तो वो क्या लीड कर सकता है? मायोकार्डियल इंफ्राक्शन को लीड कर सकता है। मतलब कोरोनरी आर्टरी जो है सीवियरली ब्लॉक होगी, ठीक है, जिससे जो है यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई जो है कॉम्प्रोमाइज रहेगी, यहाँ पे जो डैमेज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, मायोकार्डियम डैमेज देखने को मिलेगा। तो उससे जो कंडीशन लीड होती है उससे अपन क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। नेक्स्ट देखिए रीनल फेलियर। तो रीनल फेलियर जो है यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज को यहाँ पे खोज नहीं करती है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका? रॉन्ग है। डायबिटिक मेलिटस भी क्या है? एक प्रकार से रिस्क फैक्टर है, बट सेकंड सेकंड चॉइस आप डायबिटिक को मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो बट ये जो है इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास में क्या है? अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू। ड्यूरिंग ए होम विजिट ए क्लाइंट विद एड्स टेल द नर्स दैट ही हैज़ बीन एक्सपोज टू मीजल्स। जब एक होम विजिट कर रही होती है नर्स, तो वहाँ पर एक एड्स पेशेंट है,
वो बता रहा है नर्स को कि उसको क्या हुआ है, एक्सपोज्ड हुआ है किससे, मीजल से। विच एक्शन बाय द नर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पर जो है नर्स का कौन सा एक्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। Administer an antiviral, administer an antibiotics, tell the client that he should remain in isolation for 2 weeks, contact the physician for an order for immune globulin। क्या आंसर रहेगा अपना? तो देखिए, एडमिनिस्टर एन एंटीवायरल, अगर एड्स पेशेंट है तो उसको जो है एंटीवायरल तो जो है उसके चल ही रही होगी, और वो एंटीवायरल जो चल रही है वो इस मीजल्स के लिए जो है इफेक्टिव नहीं है, वो एड्स के ट्रीटमेंट के लिए क्या है, इफेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक की भी इसके अंदर इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। टेल द क्लाइंट दैट ही शुड रिमेन इन आइसोलेशन फॉर 2 वीक्स, तो आइसोलेशन इन सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास में क्या है, कॉन्टेक्ट द फिजिशियन फॉर एन ऑर्डर फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, प्रायोरिटी वाइज अपना जो है बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है यहाँ पे। इससे क्या होगा कि डायरेक्टली आपको जो इम्यूनिटी है उसको क्या मिलेगा, बूस्टर मिलेगा, क्योंकि एड्स पेशेंट है उसका पहले से इम्यूनो सप्रेशन हो रखा होता है। ठीक है, तो मीजल्स को ट्रीटमेंट करने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या आपको क्या लेना होगा, डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन का ट्रीटमेंट जो है शुरू करना होगा। बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है। बाकी इन सब चीज़ों को अपन जो नोटसेट की क्लासेस रहेगी उसके अंदर मैं फर्दर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कितना CD4 काउंट होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 200 होता है तो उसके अंदर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस के अंदर क्या करना है, तो ये सब चीज़ें नोटसेट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इतना डिस्कशन नीड में मुझे लगता नहीं कि केवल यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, अपन PYQ पढ़ा रहा हूँ मैं, तो उसके लिए अपना आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट MCQ, और ये कौन सी फैमिली से रहता है, ये तो पता होना चाहिए अपने को। तो मीजल्स जो है कहाँ से बिलोंग करता है, पैरामिक्सो वायरस। ट्रांसमिशन कैसा होता है, कांटेक्ट से भी होता है और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन भी होता है। ये जो थोड़ा बहुत अपने CHN के टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंदर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आपको CHN भी एग्जाम के अंदर इंक्लूड की गई है, तो वो वन लाइनर्स यही सब बनने वाले हैं। इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है इसका, 6 to 21 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। क्लासिकल साइन इसका हम कहें तो क्या रहता है, कॉप्लिक स्पॉट्स। तो कॉप्लिक स्पॉट कब देखने को मिलते हैं, आफ्टर इन्फेक्शन 1 to 2 डेज बिफोर रैशेज अपीयर। ठीक है, रैशेज के अपीयर होने से पहले ये जो है ये बक्कल म्यूकोसा के पास में क्या देखने को मिलता है आपको, रेडिश स्पॉट देखने को मिलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉप्लिक स्पॉट्स। अगर हम पढ़ें कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड, मीजल्स में कॉम्प्लिकेशन में मोस्ट कॉमन क्या रहता है, डायरिया। बच्चों में होने वाली मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम में से एक है मीजल्स। ठीक है, पहले होती थी, अभी तो इसका अच्छा खासा वैक्सीनेशन दिया जाता है तो अभी इतना नहीं देखने को मिलता, मगर पहले डायरिया यहाँ पे मोस्ट कॉमन है। मगर अगर आपसे पूछ ले मीजल्स है और उससे डेथ हो रही है तो इसका जो है बच्चों में कोज क्या रहेगा। ठीक है, चिल्ड्रंस का बता रहा हूँ, इसका कोज क्या रहता है, न्यूमोनिया। चलिए नेक्स्ट MCQ, a patient with a spinal cord injury at level C3 and C4 is being cared in the emergency department. What is the priority assessment? अब यहाँ पर इसका priority assessment क्या रहेगा, assess the level at which the patient has retained mobility। आपको जो है उसका लेवल assess करते रहना है। ठीक है, कि मोबिलिटी कब तक कहाँ तक रिटेन हो रही है। मॉनिटर रेस्पिरेटरी एफर्ट एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, उसका जो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को मॉनिटर करना है, रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना है। डिटरमाइन द लेवल एट विच द पेशेंट हैज़ इंटेक्ट सेंसेशन, आपको कहाँ पे सेंसेशन मिल रहा है उसको उसके लेवल का आपको डिटर्मिनेशन होना, पता लगाना जरूरी है। चेक ब्लड प्रेशर एंड पल्स फॉर साइन ऑफ स्पाइनल शॉक, या फिर जो है स्पाइनल शॉक के लिए असेसमेंट करना जरूरी है ब्लड प्रेशर का।
क्या आंसर रहेगा? तो देखिए, तो आंसर जो अपना रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज अपना आंसर क्या रहेगा और बेस्ट आंसर अपना क्या रहेगा? मॉनिटर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को मॉनिटर करना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना है, क्योंकि C3 C4 जो भी क्या है एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर ये टॉपिक अपना रहता है। ठीक है, उसमें क्या है एक आपका सर्वाइकल इंजरी है। सर्वाइकल इंजरी इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी डेंजरस भी होती है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है देखो, अगर यहाँ से C3 C4 C5 तक अगर फ्रैक्चर है तो ये यहाँ से क्या होती है, फ्रेनिक नर्व इनर्वेट करती है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट फ्रेनिक नर्व कॉम्प्रोमाइज होती है, और ये फ्रेनिक नर्व इसको ब्लड सप्लाई देती है डायफ्राम को। तो आगे जाके फर्दर उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट्स के अंदर यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन सिचुएशन भी अल्टर रहेगा। बेस्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर रेस्पिरेटरी एफर्ट एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर एन एमआरआई। एमआरआई के लिए क्लाइंट को एडमिट किया गया है। द नर्स शुड क्वेश्चन द क्लाइंट्स रिगार्डिंग। अब यहाँ पे नर्स जो है क्लाइंट को किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करेगी? ए टाइटेनियम हिप रिप्लेसमेंट के लिए, इनेबिलिटी टू मूव हिज फीट प्रेगनेंसी के लिए, या फिर एलर्जीज टू एंटीबायोटिक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, टाइटेनियम हिप रिप्लेसमेंट। तो टाइटेनियम का अगर हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, टाइटेनियम लगा है, तो उस कंडीशन में एमआरआई करवा सकते हैं। ठीक है, टाइटेनियम तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं है। ठीक है, टाइटेनियम की जगह कुछ अदर दूसरे इम्प्लांट्स होते हैं, वो यहाँ पे क्या रहते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेट रहते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट्स विद टाइटेनियम हिप रिप्लेसमेंट कैन हैव एमआरआई। नेक्स्ट देखिए, इनेबिलिटी टू मूव हिज फीट। तो ये भी जो है यहाँ पे कोई जो है क्वेश्चनेबल थिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपना आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के अंदर हम यहाँ पे एमआरआई को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, बट स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं है। अगर मदर को सीवियर प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल उसकी अगर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बनी हुई है, और वहाँ पर अगर एमआरआई नीड है उसके डायग्नोसिस के लिए, आगे फर्दर बेटर ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पे एमआरआई करवा सकते हैं। बट हम अवॉइड करते हैं, स्पेशली कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। ठीक है, तो स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो एमआरआई को जो है हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ना के बराबर काम में लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है। ठीक है, मगर अगर मदर को यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है, अगर उसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुआ तो हो सकता है कि उसको कोई इंटरनल हेमरेज हो है। ठीक है, सीटी स्कैन में नहीं पता लग रहा है तो एमआरआई करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एलर्जीज टू एंटीबायोटिक, टाइटेनियम हिप रिप्लेसमेंट, एबिलिटी टू मूव हिज फीट, सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। बेस्ट आंसर क्या रहेगा? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि कहीं आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच एक्शन बाय द नर्स इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर्पीज जोस्टर। ठीक है, कौन सा एक्शन जो है नर्स ऐसा करेगी तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो जो क्या है, हर्पीज जोस्टर को क्या कर रही है, अंडरस्टैंड कर रही है। नर्स एडमिनिस्टर ए प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। नर्स जो है प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक उसको एडमिनिस्टर कर रही है। द नर्स कवर्स द लीजन विद ए स्टेराइल ड्रेसिंग। जो लीजन बना है हर्पीज जोस्टर का उसको कवर कर रही है। द नर्स एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रही है। नर्स वियर ग्लोव्स व्हेन प्रोवाइडिंग केयर। यहाँ पर जो है नर्स ग्लोव्स को पहन रही है जब वो प्रोवाइड कर रही है क्या, पेशेंट केयर। तो देखिए यहाँ पर जो हर्पीज जोस्टर ये क्या है, एक प्रकार से क्या है, ठीक है, मेन यहाँ पे जो वायरस जो रहता है वो कौन सा है, वेरिसेला जोस्टर। ये क्या कोज करता है, ये कोज करता है चिकन पॉक्स को, और दूसरा सिंगल्स को। और एक कैसा वायरस होता है, डीएनए वायरस।
सिंगल्स डिजीज के अंदर क्या होता है, पेनफुल रेसेस बन जाते हैं बॉडी पे, और ये उन पेशेंट्स में ज़रा देखने को मिलता है जो पहले जो है उनमें जो है वेरिसिला जोस्टर वायरस जो इन्फेक्शन हो रखा होता है, ये वापस से रिकरेंट हो सकता है, और जो एज के साथ में, ठीक है। तो ये जो वायरस है बाद में आगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो कौन सी होती है, सिंगल्स डिजीज। अब देखो यहाँ पे क्या है, नर्स इंडिकेट कर रही है कि अंडरस्टैंडिंग हो रहा है उसको हर्पीज जोस्टर से रिलेटेड, नर्स यहाँ पे कौन सा एक्शन करेगी, तो उसकी वजह से लगेगा आपको ऐसा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये एक प्रकार से क्या है, इसके अंदर क्या करना होगा आपको, ग्लोव्स पहनने होंगे जब हम क्या करेंगे, क्लाइंट को केयर प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन से प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे जब क्लाइंट को यहाँ पे केयरिंग दे रही होती है। तो बेसिकली ये बात किसकी हो रही है, सिंगल्स डिजीज की हो रही है, क्योंकि सिंगल्स डिजीज के अंदर क्या करना होता है, सिंगल्स डिजीज के अंदर क्या करना होता है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लेना होता है, ठीक है। तो सिंगल्स डिजीज के अंदर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन हमें लेना होता है, इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, द नर्स एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आप कैसे दोगे, यहाँ पे बैक्टीरिया तो है नहीं है, ये क्या है, वायरस है, तो एंटीबायोटिक काम में नहीं है आएगी, एंटी वायरल मेडिकेशन यहाँ पे काम में आएगी। नेक्स्ट देखिए, नर्स कवर द लीजन्स विद ए स्टेराइल ड्रेसिंग। यहाँ पे जो है लीजन्स को यहाँ पे कवर अप करने का ऐसा कुछ यहाँ पे सजेशन यहाँ पे जो है नहीं रखा जाएगा, ठीक है। क्लीन ड्रेसिंग जो वहाँ पे वो रखेगी, ठीक है। तो लीजन्स कहाँ पे हो रहे हैं, स्किन फोल्ड्स वाली जगह पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो स्किन फोल्ड्स वाली जगह पे लीजन्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हमें क्या करना है, कंफर्ट प्रोवाइड करवाना है। कैसे कंफर्ट, स्किन चेलो से कंफर्ट प्रोवाइड करोगे, हो सकता है उसको उस लीजन से इरिटेशन हो रहा है, इचिंग हो रही है, ठीक है, या फिर क्रॉस कंटामिनेशन से हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लीन ड्रेसिंग करने की नीड है हमें यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे जो नेसेसरी इतना यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे लेवल जो है डाउन नहीं देखने को मिलता है इस कंडीशन में। तो साथ में हमें ये भी बताना है उस क्लाइंट को कि आपको क्या नहीं करना है, प्रेग्नेंट वुमन के पास में नहीं जाना है, जो पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनके पास में नहीं जाना है, क्योंकि उनको भी कोज हो सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करता है, सिंगल्स डिजीज होती है वो पहले किसी को वेरिचुला जोस्टर वायरस हो रखा होता है, उसको आगे जाके फ्यूचर में उसके बाद में वहाँ पे जाके डैमेज कर सकता है, ठीक है, सिंगल्स डिजीज कोज करवा सकता है, ठीक है, वेरिचुला जोस्टर वायरस। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है आपकी बॉडी में, ठीक है, इनएक्टिव तरीके से कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, हम ये कह सकते हैं कि जिन पर्सन को वेरिचुला जोस्टर वायरस से इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो वो जो वायरस है वो नर्वस सिस्टम में जाके छिप जाता है। अब नर्वस सिस्टम में कहाँ पे, ये एमसीक्यू आपके नॉसेट के लिए बन सकता है, नर्वस सिस्टम में कहाँ पे, तो आंसर क्या रहेगा, इट लेटेंट इन ट्राइजेमिनल डोर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाता है, लेटेंट आगे फर्दर जो है प्रॉब्लम कोज करेगा, उसके अंदर फिर हमें नर्वस सिस्टम रिलेटेड भी साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो डोर्सल रूट है ट्राइजेमिनल नर्व का, यहीं पे क्या होता है, इसका रीएक्टिवेशन, और फिर बाद में जो डिजीज कोज होती है वो है सीगल्स डिजीज। नेक्स्ट एमसीक्यू, इसके बारे में फर्दर हम नोटसेट की क्लासेस रहेगी तब हम अच्छे से मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा। एमसीक्यू फॉर्म के अंदर ही जो अपन एमसीक्यू सेशन चलाएंगे नोटसेट के लिए, बस कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं। ए पेशेंट डेवलप हिपेटिक एनसेफेलोपैथी, एक पेशेंट क्या डेवलप हो रहा है, उसको हिपेटिक एनसेफेलोपैथी डेवलप हो रही है। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज मोस्ट कॉमन फॉर दिस कंडीशन। अब यहाँ पे कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है हिपेटिक एनसेफेलोपैथी के अंदर, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज टेंडन रिफ्लेक्स, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर हाइपोटेंशन। तो देखिए कंडीशन क्या है, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। हिपेटिक एनसेफेलोपैथी का मतलब क्या होता है, हिपेटिक का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो यहाँ पे हो गया लीवर, और एनसेफेलोपैथी का मतलब क्या हो गया, ब्रेन से रिलेटेड कंडीशन है कोई, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब लीवर डिसफंक्शन होता है तो लीवर जो है नाइट्रोजन का
बाई प्रोडक्ट जो होता है कौन सा, अमोनिया, उसको बॉडी से रिमूव नहीं कर पाता है। तो जब बॉडी से अमोनिया रिमूव नहीं होगा तो अमोनिया का लेवल जो है बॉडी में बिल्डअप होगा। अमोनिया क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहाँ पे जाएगा, ब्रेन के पास में, ठीक है। और उसको यहाँ पे डिसफंक्शन करेगा, ब्रेन में डिसफंक्शन करेगा। तो जो आप क्या समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, एनसेफेलोपैथी हो रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो अमोनिया जो है वो क्या करता है, अमोनिया क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करना शुरू हो जाता है। इसके अंदर करेगा, एस्ट्रोसाइट्स के अंदर, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या रिलीज होगा, ग्लूटामिन। ग्लूटामिन का क्या होगा, एक्यूमुलेशन। और इस ग्लूटामिन के एक्यूमुलेशन से क्या होगा, ब्रेन में स्वेलिंग आएगी। स्वेलिंग आने से क्या होगा, कॉन्शियसनेस जो होती है पेशेंट की वो यहाँ पे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। बेस्ट आंसर क्या रहेगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो रहा है, अल्टर हो रहा है। तो एक प्रकार की क्या होती है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन है। ठीक है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन डेवलप होती है जिसके अंदर जो है कन्फ्यूजन वगैरह देखने को मिलता है। फिर बाद में पर्सनैलिटी चेंज होती है पर्सन की, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। लो कॉन्शियसनेस डिप्रेस होती है। और यही क्या होता है, फर्स्ट साइन होता है किसका, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी का। तो आ गया समझ में। नॉर्मली क्या होता है, जो नाइट्रोजन का एंड प्रोडक्ट जो है यूरिया, वो यहाँ से बॉडी से बाहर चला जाएगा, मगर अमोनिया से अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता लीवर, जिससे अमोनिया का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे प्रॉब्लम कोज होती है। इसके अंदर बाद में जैसे फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स हो गया, एस्टरेक्सिस की जो कंडीशन है, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, हाइपोटेंशन। तो जब हिपेटिक एंसेफेलोपैथी होती है तो हाइपोटेंशन नहीं होता है, क्या देखने को मिलता है, पोर्टल पोर्टल हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलता है, जिससे जो है फिर बाद में एसोफेजियल वेरिसेस की कंडीशन भी यहाँ पे डेवलप हो सकती है। कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका हमें देखिए, इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं ट्रीटमेंट के अंदर भी, बस हमें जो है मेन ड्रग का नाम पढ़ना है, वो पढ़ना है, ठीक है। ड्रग पूछ ले आपको तो क्या करना है, अगर अमोनिया का लेवल बढ़ जाए, ठीक है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी को ट्रीट करना है, तो कौन सी ड्रग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, तो लेक्टुलोज। अब लेक्टुलोज क्या करता है, लेक्टुलोज करता है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द गट, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया। इसके अलावा एक और ड्रग होती है, कौन सी ड्रग, रिफाक्सिमिन। अब रिफाक्सिमिन क्या करती है, अब जैसे आप अपनी जो गट है उसके जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं, और ये क्या करेगी, नॉर्मल फ्लोरा को क्या कर देगी, किल कर देगी। तो अमोनिया का प्रोडक्शन फर्दर होगा नहीं, तो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी जो है प्रॉब्लम ट्रीट होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं। डाइट का पूछ लेते हैं कई बार, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में डाइट क्या देनी है, तो लिमिट प्रोटीन इंटेक डाइट। नेक्स्ट एमसीक्यू, during preparation of phototherapy for the newborn by the nurse, all of the following interventions should be included in the plan of care except। phototherapy के अंदर क्या नहीं करना है आपको, बेसिकली ये पूछा गया है। cover the newborn's eye with eye shield or patches, decrease fluid intake, reposition the newborn in 2 hour duration, या फिर close monitor the skin temperature। easy MCQ है ये तो। तो देखिए, एडवर्स इफेक्ट होता है फोटोथेरेपी का, क्या होता है कि एक तो ये आई डैमेज करवाता है, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होता है, आई डैमेज करवाता है ये, डिहाइड्रेशन होता है इससे,
ठीक है। सेंसरी डिप्रीवेशन हो सकता है, ठीक है, तो पोजिशनिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से चेंज करनी होती है, तो डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए फ्लूइड को इंटेक को बढ़ाना है, ना कि कम करना है। तो इजी एमसीक्यू है इसके बारे में। बाकी फोटोथेरेपी के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा हुआ है अपनी यूट्यूब क्लासेस के ऊपर ही। जिन्हें एडवांस में थोड़ा पढ़ना है कैसे फंक्शन करती है, कौन कौन से इसके जो क्राइटेरिया हैं, ठीक है, कौन कौन से रूल्स पे काम करती है, फोटो आइसोमराइजेशन क्या होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें जो है एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है, पूछी भी गई है लास्ट नोट सेट के अंदर। तो वो सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं अलग से। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है? ओलिगोयूरिया, जनरलाइज्ड एडिमा, डिसयूरिया, हाइपोटेंशन, चिल्स एंड फ्लैंक पेन, या फिर हिमेचूरिया एंड प्रोटीनूरिया। तो देखिए, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो भी एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कंडीशन है, अभी जो कंडीशन है क्यों होती है, ठीक है, ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से भी हो सकती है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो होती है, उसकी परमिएबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज्ड हो जाती है। रीज़न क्या है इसका? ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, रीजन क्या है इसका? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। तो इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है? एक तो आपको देखने को मिलता है इसमें हिमेचूरिया, दूसरा आपको देखने को मिलेगा क्या? प्रोटीनूरिया। क्योंकि ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है वो डैमेज भी हो रही, साथ में उसकी परमेबिलिटी भी जो है बढ़ रही है। तो इसके अंदर जो है ग्रोस हिमेचूरिया देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ में जैसे टी कलर्ड, कोका कलर यूरिन जो आपको देखने को मिलता है। टी कलर, कोका कलर यूरिन जो है हिमेचूरिया यहाँ पे देखने को मिलता है, या फिर स्मोकी यूरिन देखने को मिलता है, रस्टी यूरिन कलर देखने को मिलता है, ठीक है। और देखो ये जो कंडीशन है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये किसकी वजह से हो रही है? ये हो रही है पायोजेनिक स्टेप्टोकोकस ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? पायोजेनिक स्टेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, PSGN। ठीक है, तो ये कंडीशन कब इसमें देखने को मिलती है? पायोजेनिक स्टेप्टोकोकस ग्लोमेरुलो, ये इसका क्या है? मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट होता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। और ये जो कंडीशन है ये हम पढ़ते हैं अपन यहाँ पे बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस जो इन्फेक्शन है वो इस पेशेंट में क्या रहती है? हिस्ट्री रहती है। अगर आपको हिस्ट्री से पूछ ले कि हिस्ट्री मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलेगी, उसको जो है रिकरेंट बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस हो रहा होता है। बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस भी क्या आंसर में रहेगा आपका? वो भी जो है स्टेप्टोकोकल इस इन्फेक्शन जो यहाँ पे कॉमन देखने को मिलता है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए एडिमा। एडिमा जो है कौन सी कंडीशन में आपको देखने को मिलता है? नेफ्रोसिस के अंदर। ये क्या है? जनरलाइज एडिमा है, मतलब फुल बॉडी यहाँ पे क्या है? एडिमेटस देखने को मिल रही है। तो पफिनेस देखने को मिल रहा है आईलिड पे, ठीक है। तो ये जो है नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो गया, या फिर नेफ्रोसिस की जो कंडीशन है उसके अंदर जो है देखने को मिलता है जनरलाइज एडिमा। बाकी ऑप्शन अपने यहाँ पे क्या है? करेक्ट नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या, अगर यहाँ पे रीनल इम्पेयरमेंट हो रहा है तो जिससे क्या होगा? फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड देखने को मिलेगा। ओवरलोड से क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा, ना कि हाइपोटेंशन होगा। तो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर रॉन्ग। राइट आंसर क्या रहेगा? हिमेचूरिया एंड प्रोटीनूरिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, नॉट फाउंड इन सेरेब्रल पाल्सी। कौन सा ऑप्शन जो है सेरेब्रल पाल्सी में नहीं देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन, माइक्रोसिफेली, अटैक्सिया, या फिर सीजरिंग ऑफ लेग्स। सेरेब्रल पाल्सी के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है?
तो देखिए, जो सेरेब्रल पाल्सी जो होती है वो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, जो ब्रेन होता है उसका माल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता बच्चे का। ठीक है, जिसकी वजह से कंडीशन डेवलप होती है कौन सी, सेरेब्रल पाल्सी। तो इसका जो मेनोमिक है क्या, पाल्सी। तो ये इसके क्या है, मोस्ट कॉमन सिम्टम हम कह सकते हैं। तो और किस में होता है, क्या होता है, कहाँ क्या इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, देखिए सबसे पहले क्या इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, पैरासिस। ठीक है, तो पैरासिस के साइन सिम्टम आते हैं। उसके बाद में अटैक्सिया। एल से क्या होगा, लेगिंग मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट एस से क्या होगा, स्पास्टिसिटी। एंड वाई से क्या होगा, यंग चिल्ड्रंस के अंदर यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर यंग एडल्ट लाइफ के अंदर ये जो है कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। या फिर मैं कहूँ एज ग्रुप की बात करें तो 0 to 3 ईयर और उसके बाद में 4 to 7 ईयर के एज के अंदर ये कॉमनली देखने को मिलती है। और इन दोनों में ही ज़्यादा पूछे तो ऑप्शन क्या करेक्ट करना है, 0 to 3 ईयर। तो इसके अंदर जो क्या देखने को मिलता है, मेंटल फंक्शंस भी होता है, जो वो होता है वो इम्पेयरमेंट होता है मेंटल फंक्शन। ऑब्वियस एपिलेप्सी भी देखने को मिलती है अपने को। तो नोट फाउंड आपसे पूछा है, नोट फाउंड इन सेरेब्रल पाल्सी, राइट आंसर क्या रहेगा, माइक्रोसिफेली। ठीक है, तो माइक्रोसिफेली जो है यहाँ पे सेरेब्रल पाल्सी के अंदर हमें नहीं देखने को मिलता है। तो बाकी देखिए जो है कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये भी जो है पूछा रहता है एग्ज़ाम के अंदर। तो सेरेब्रल पाल्सी के जो टाइप्स होते हैं कॉमनली, तो वो होता है फर्स्ट वन, मोस्ट कॉमन की मैं बात करूँ तो ये कौन सी होती है, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। जो अराउंड 60 to 70% जो सेरेब्रल पाल्सी होती है वो यही होती है, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। इसमें क्या होती है, हाइपरटोनिया होता है और इसमें लीजन जो है कहाँ पे बनता है, अपर मोटर न्यूरॉन पे। ठीक है, ये मैं क्या बता रहा हूँ, लीजन। प्रॉपर देखिए डेवलपमेंट नहीं होगा, ब्रेन में लीजन्स बनेंगे। ठीक है, तो स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, लीजन्स बनते हैं, हाइपरटोनिया होता है, स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है, या फिर मैं कहूँ एक्स्ट्रा पिरामिडल टाइप के सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो सेकंड जो इसका टाइप होता है वो है अटैक्सिक। और अटैक्सिक के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपोटोनिया। इसीलिए अपन ने यहाँ पे हाइपोटोनिया को रॉन्ग नहीं किया है। ठीक है, आपसे पूछा गया नोट फाउंड, तो माइक्रोसिफिली नहीं रहता है, बाकी हाइपोटोनिया भी रहता है जो अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी के अंदर रहता है। ठीक है, पुअर मूवमेंट देखने को मिलेंगे, मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन यहाँ पे नहीं रहेगा पेशेंट का। और यहाँ पर जो लीजन्स बनेगा वो कहाँ पे बनता है, सेरेबेलम में। और ये होती है सेकेंड मोस्ट कॉमन सेरेब्रल पाल्सी। थर्ड वन जो सेरेब्रल पाल्सी है वो है एथेनोइड। इसके अंदर जो है क्या होता है, डिस्टोनिया होता है, कोरिया होता है, और कोरिया। और इसके अंदर लीजन कहाँ पे बनता है, बेसल गैंग्लिया में। ठीक है, 3 टाइप की होगी सेरेब्रल पाल्सी अपनी। फोर्थ वन जो टाइप की है, लास्ट टाइप की, इसे अपन क्या बोलते हैं, मिक्स्ड। इसमें जो है लीजन्स इन तीनों में कहीं भी बन सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर साइन सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये 4 टाइप की जो है सेरेब्रल पाल्सी अपने पास में देखने को मिलती है। डायग्नोसिस कैसे करोगे इसको, लीजन्स किस में दिखेंगे आपको, सीटी स्कैन में दिखेंगे, एमआरआई के अंदर दिख सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर क्या करोगे, देखो बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स दे सकते हैं, एंटी कन्वल्जेंट देंगे, सीजर वगैरह आ रहा है तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देनी है। मतलब प्रोफाइलेक्टिक या सॉरी जो सिम्टम ओरिएंटेड यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट चलेगा पेशेंट में। नेक्स्ट एमसीक्यू, a newborn's failure to pass meconium within the first 24 hours after birth may indicate which of the following। क्या हुआ है, मेकोनियम पास नहीं किया है फर्स्ट 24 आवर के अंदर, कौन सी कंडीशन इंडिकेट हो रही है यहाँ पे, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट हो रहा है, सीलियक डिजीज हो रही है, हिस्पंग डिजीज हो रही है, या फिर इंटुसिसेप्शन हो रहा है यहाँ पे। इजी एमसीक्यू है।
तो करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्या होता है हिस्पंग डिजीज़, तो हिस्पंग डिजीज़ के अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइनल वॉल की जो डिस्टल बोवेल होता है उसके अंदर दो यहाँ पे आपके प्लेक्सेस एब्सेंट होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वन जो होता है वो होता है माइंटिक, सेकंड वन जो है सब म्यूकोजल। अब देखो माइंटिक को दूसरा नाम क्या देते हैं, ओरेबेक प्लेक्सस, और सब म्यूकोजल को क्या देते हैं, मिजनस प्लेक्सस। ये यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एब्सेंट। तो प्रॉपर तरीके से पेरिस्टालसिस मूवमेंट यहाँ पे क्या होगा, अल्टर होगा, ठीक है। तो जो मेगा यहाँ पे जो कॉलोन है वो कैसी शेप लेगी, मेगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मेगा कॉलोन, मतलब एनलार्जमेंट देखने को मिलता है कॉलोन का। तो ए गैंग्लियोनिक यहाँ पे जो है शेप देखने को मिलती है, ठीक है। ए गैंग्लियोनिक यहाँ पे जो नर्व है वो यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ पे पुअर होता है उसका। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल, तो इसका नाम क्या हो गया, ए गैंग्लियोनिक यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर गैंग्लियोनिक सेल यहाँ पे क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। तो जैसे देखिए ये वाला पार्ट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको नैरोविंग देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गैंग्लियोनिक जो सेल है वो कैसी है, एब्सेंट, जिसकी वजह से जो भी फीकल मैटर वगैरह है वो सब कुछ आके यहाँ पे आके इकट्ठा होगा। तो यहाँ पे आपकी जो कॉलोन कैसे देखने को मिलती है, मेगा कॉलोन, साइज बड़ी हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या रहता है, नैरोविंग देखने को मिलता है आपको, ठीक है। शंकन रेक्टम जो है वो शंकन देखने को मिलता है। तो ये सब कंडीशन देखने को मिलती है हिस्पंग डिजीज में, इसे हम क्या कहते हैं, मेगा कॉलोन भी कहते हैं। तो फेलियर टू पास मेकोनियम जो है इसमें फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर अपना राइट आंसर क्या रहेगा, हिस्पंग डिजीज। नेक्स्ट एमसीक्यू, अच्छा यहाँ से एक और एमसीक्यू बनता है कि इसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, तो बायोप्सी। बायोप्सी क्या रहता है इसका, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। बेरियम स्टडी कर सकते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। बाकी कंफर्म किससे होगा, बायोप्सी। बायोप्सी में यहाँ पे गैंग्लियोनिक जो नर्व है वो एब्सेंट रहती है। फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्सिलरी टेम्परेचर इन न्यू बॉर्न थर्मोमीटर इज कीप्ड फॉर, ठीक है। क्या करना है, न्यू बॉर्न का एक्सिलरी टेम्परेचर मेजर करना है, तो थर्मोमीटर को कितनी देर तक रखना होगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। अंडर द आर्मपिट आपको क्या करना है, टेम्परेचर असेस करना है। तो मोस्ट कॉमन टाइम क्या होना चाहिए यहाँ पे रखने के लिए, न्यू बॉर्न्स में या यंग चिल्ड्रंस के अंदर ये करते हैं, तो कितने टाइम ड्यूरेशन तक हमें रखना होगा। सबसे पहले देखो एक्जिला कैसा होना चाहिए अपने पास में, ड्राई होना चाहिए। मॉइस्ट होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर में वेरिएशन रहेगा, एक्चुअल टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो ड्राई एक्जिला होना चाहिए। और कितना ड्यूरेशन तक रखना होगा, 3 मिनट तक, ठीक है। 3 मिनट्स तक हमें क्या करना होगा, उसको होल्ड करके रखना है। ऐसे एमसीक्यू जो है अपने कॉमन हॉस्पिटल्स के अंदर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब अपनी जो हम काम करते हैं उसके अंदर भी ये जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, तो इसी के साथ ही आज के अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। पीवाईक्यू हमने सोल्व किया है इसके अंदर, तो ज़्यादा कुछ डिस्कशन रखा नहीं, टू द पॉइंट हम रहने की कोशिश किया। जहाँ पे मुझे लगता है कि फर्दर एमसीक्यू बन सकता है वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जांपल हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में जो है सेरेब्रल पाल्सी हो गया, इनके बारे में देखो पूछा जा सकता है वापस से पीडियाट्रिक के अंदर। तो ये सब चीज़ें थी अपने पीवाईक्यू के अंदर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डेली टेस्ट दीजिए, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।